नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, जो हिंदू दूर दक्षिण पंथ का वैचारिक स्रोत माना जाता है, का कहना है कि हम अपनी वैश्विक छवि को बेहतर बनाने और भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों समूह के खिलाफ हिंसा में शामिल होने के आरोपों को गलत साबित करने के लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के दौरे आयोजित करेंगे। मंगलवार को घोषित ये दौरे ऐसे समय में हो रहे हैं जब भारत के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही थी। साथ ही में ये दौरे एक अमेरिकी संघीय एजेंसी के उस रिपोर्ट के कुछ ही महीनों बाद हो रहे हैं जिसमें इस संगठन पर दशकों से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक गतिविधियां करने का आरोप लगाया गया था। ये 2500 से भी ज्यादा दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों में से एक नेटवर्क का नेतृत्व करते हैं, जिसका संघ परिवार कहा जाता है। हिंदी में इसका अर्थ है आरएसएस का परिवार। और इनसे इस पे बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से एडवोकेट गणेश सोवनी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गणेश सोवनी जी आपका। आप पत्रकार भी रहे हैं, एडिटर भी रहे हैं और अब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने दो जीवन जिए हैं और आप आरएसएस के भी भूतपूर्व में मेंबर रहे हैं। ये बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि आप आरएसएस शाखा को अंदर से भी देख काफ़ी चुके हैं। नज़दीक आप से हमने देखी हुई है आरएसएस, वो हमारा एक सौभाग्य रहा है। उसमें कोई जी डिस्प्यूट नहीं है। जी अब जो हुज़्बुल जी। साहब का जो बयान आया है 4-5 दिन पहले, यही हम्म हुज़्बुल साहब कुछ 3 हफ्ता पहले अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट में जा चुके हैं और वहाँ हम्म उनका एक साक्षात्कार हो गया था वहाँ के लोकल लोगों के साथ। वहाँ भी हम्म उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में और जो संघ का जो प्रवास है उसके बारे में, संघ का हिंदू धर्म के बारे में और हिंदू लोगों के बारे में क्या विचार है, इसके बारे में काफ़ी विचार का आदान-प्रदान हो गया था। और 4 दिन हम्म पहले उनका जो ऐसा बयान आया है, वो ख़ास करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात है, वो कैसे होने चाहिए और उन्होंने इसके ऊपर ज़ोर काफ़ी दिया हुआ है कि लोगों के दरमियान अगर एक्सचेंज ऑफ पीपल अगर हो जाता है, क्योंकि उनका ये कहना है, वी बिलॉन्ग टू सेम कल्चर। वो जो अंग्रेज़ी में उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है, जो पीटीआई को जो उनका इंटरव्यू है, शुरू में 9 मिनट का भी इंटरव्यू रिलीज़ हो गया था, लेकिन उसके पश्चात करीब 1 घंटे का इंटरव्यू है वो। तो उसमें मैंने पूरा देखा हुआ है, उसमें उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि दोनों मुल्कों के जो लोग हैं, उनके दरमियान आदान-प्रदान होनी चाहिए, कल्चरल एक्सचेंज होनी चाहिए, स्पोर्टिंग होनी चाहिए, वीज़ा लोगों को मिलने की ज़रूरत है। और अगर दोनों लोगों के बीच में अगर संबंध आ जाता है, तो जो को गलतफ़हमियाँ है, वो भी कम हो सकती है और जो दोनों देशों के दरमियान जो हॉस्टिलिटी है, वो भी कम हो सकती है। उनका जो बयान है, उसका हमने तो स्वागत किया है, मैंने फ़ेसबुक के ऊपर उनको अभिनंदन भी किया है कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे ये मुलाकात दी हुई है। लेकिन और 2 दिनों के पश्चात भारत के जो पूर्व आर्मी चीफ है, नरवणे साहब, उन्होंने भी इनको मतलब सपोर्ट किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो करीब 1 महीना पहले 31 मार्च को भारत की जो फॉरेन सेक्रेटरी थी निरुपमा मैडम राव, मैम। उन्होंने भी यही बोला जी। था कि जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लोगों के दरमियान संबंध नहीं बढ़ते, आदान-प्रदान नहीं बढ़ता, तब तक अगर ये जो कटुता जो है दोनों के दरमियान, ये कम होने की कोई संभावना है नहीं। तो जो हम्म हुज़्बुल साहब का जो बयान है उसका तो हमने ज़रूर स्वागत किया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा ये कहना है कि जब अगर संघ इस अभी स्टेज पे आ चुका है, तो कभी-कभी ये भी सवाल पैदा हो जाता है कि आज की जो परिस्थितियाँ है, गतिविधियाँ हैं, क्योंकि 1 साल पहले जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान व टी20 वर्ल्ड कप था, उसके पहले चैंपियंस ट्रॉफी था, उस समय भारत का जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव, उन्होंने पाकिस्तान का जो कप्तान था सलमान आगा, उसके साथ हैंडशेक करने की भी उन्होंने इनकार किया था। क्योंकि हम्म उस समय पहलगाम का भी इंसिडेंट हो चुका था, लोगों के दरमियान काफ़ी कटुता थी। तो खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि एक एक वो कॉम्पिटिशन है, उसमें सारे देश आते हैं। तो अगर भारत बाहर रह जाएगा तो पाकिस्तान को उसको एडवांटेज मिलता था, पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में भी जा सकता था। तो जो हम्म बहिष्कार था वो गलत था, तो आखिर वो उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन हस्तांदोलन जिसको शेक हैंड बोलते हैं वो नहीं किया। लेकिन इसके बारे में भी काफ़ी बड़े पैमाने पे टीका हो गई थी। ख़ैर वो छोड़ो, अभी आज के जो हालात है उसमें मुझे ये बताना पड़ेगा कि क्या ये ईरान और अमेरिका का जो जंग है या इज़राइल का और ईरान का जो जंग है और उसके बाद जो 2-3 महीने में जो परिस्थिति आ चुकी है, एंटायर वर्ल्ड सिचुएशन और ख़ास करके हमारे जो भारत है और वेस्ट एशिया है, जिसकी जो आर्थिक स्थिति बहुत मतलब नाजुक हो चुकी है। तो इसके लिए भारत को भी काफ़ी बड़े तौर पे सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही है। तो ये क्या सारी परिस्थितियाँ जो है ये इसके ऊपर ज़िम्मेदार है कि अगर दोनों देश, दोनों जो मुल्क है वो एक-दूसरे के जो ताल्लुकात है उसके बारे में अगर दोबारा विचार करें और जो कटुता है दोनों के दरमियान वो अगर कम होने के लिए जितनी संभावना है, जितने अलग-अलग मुद्दे के ऊपर,
वो अगर ऐसी बढ़ती है तो दोनों देशों का फायदा होने वाला है, उसमें कोई मुझे शक नहीं है। लेकिन मुझे ये पता ना पड़े सोचना पड़ेगा कि अगर संघ का ऐसा बयान है कि भाई पीपल टू पीपल काइंड ऑफ बनने चाहिए, तो मैं थोड़ा जरा जायजा ले रहा था, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान में आज के दिन 4.5 लाख एनजीओज है, सिविल सोसाइटी। एनजीओ मतलब सिविल सोसाइटी है, उसमें करीब करीब 6 लाख 60 लाख मेंबर्स है उसमें। 45,000 एनजीओज एंड 6 मिलियन मेंबर्स है उसमें, और हम्म। करीब 2,500 या 3,000 लोग उसमें काम कर रहे हैं एज ए पेड वर्कर्स करके। और खास ढाई करके ढाई लाख 2.5 लाख 2.5 लाख, पेड वर्कर्स, 2.5 लाख जी। यस, क्वार्टर मिलियन उन्होंने हम्म। लिखा हुआ है। और खास करके जो इंग्लैंड के जो एनजीओज है, ऑक्सफैम है, केयर है, मुस्लिम एड है, ये सारी जो संगठन है उनसे उनको पैसा आता है, फॉरेन एड आती है। हम्म। तो पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी है, सच बताओ तो एट ए इन्फेंसी स्टेज यू कैन कॉल इट, भारत की तुलना में। और अगर दोनों देशों की तुलना अगर हम करें, तो हमारा जो मुल्क है, भारत है, इसके इट इज पाकिस्तान इज 1/4 इन टर्म्स ऑफ एरिया है। हमारा 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, उनका 8 लाख है। आबादी के तौर पर अगर देखें तो उनकी आबादी 25 करोड़ है, हालांकि हमारी 150 करोड़ आ चुकी है। तो उसके अलावा अगर हम देखें कि लिटरेसी रेट है, शिक्षा का जो रेट है, वो पाकिस्तान में 60% भी नहीं है। इट इज जस्ट 58% लिटरेसी रेट है, हालांकि हिंदुस्तान में 80% है। वो काफी अच्छी चीज है वो। उसके अलावा अगर आप जीडीपी, अगर पर कैपिटा इनकम भी देखें, तो पाकिस्तान में सिर्फ $1,600 है, हिंदुस्तान में $2,800 है, मतलब करीब $1,200 ज्यादा है। तो स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान अब बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान से सुधर गया है। लेकिन अगर आदान-प्रदान अगर करना है, तो संघ की जो दूसरी कोई अहम बातें हैं, जिसमें जो मल्टी मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक दूसरे को दिया हुआ था, वो पुलवामा के घटना के बाद तो हिंदुस्तान में एमएफएन जो स्टेटस है वो विड्रॉ किया है पाकिस्तान का। उससे पश्चात जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो पहलगाम का पिछले साल जो घटना हो गई थी मई महीने में और 20-25 में, उसके पश्चात इंडस वाटर ट्रीटी भारत में वो स्टेटस को रखा है, जिसकी वजह से मुझे पक्का मालूम है कुछ 4 हफ्ता पहले पाकिस्तान ने ये जो बायलैटरल इश्यू था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो अभी पाकिस्तान ने इंटरनेशनल इश्यू किया है। और ये इश्यू जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे भेजा हुआ है। और अगर आप यूएन काउंसिल का अगर आप ढांचा देखें, तो उसमें रशिया भी है, चीन भी है, अमेरिका भी है। मतलब जो लोग हिंदुस्तान से ज्यादा कंड्यूसिव नहीं है, वो लोगों का वहां दबदबा है मतलब। तो अगर अभी ये बायलैटरल इश्यू था, वो अभी इंटरनेशनल इश्यू हो गया। तो ये इसके ऊपर भी आरएसएस के क्या विचार रहेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस के बारे में, और उसके अलावा एलओसी के बारे में विचार क्या रहेंगे, क्योंकि अगर आदान प्रदान करना है, तो सिर्फ आज के पाकिस्तान के लोग आएंगे, या एलओसी में भी जो लोग हैं वो उसमें सहभागी होंगे, वो भी हम तक को देखना पड़ेगा। तो यार छोटी छोटी चीजें हैं, इसको अगर आप मतलब नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। और आरएसएस को अगर ये बात के ऊपर जोर देना है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, तो मुझे एक बात बताने में एक थोड़ी सुखद मतलब एक अच्छा लग रहा है कि अगर दोनों देशों की अगर आप भाषा देखें, तो हिंदुस्तानी भाषा और उर्दू भाषा में कोई भी फर्क नहीं है। जो हम यहाँ बोलते हैं वही भाषा उधर इस्तेमाल होती है। उसके अलावा हमारा जो पहराव है, वो पहराव भी सेम है। इसके अलावा हमारा जो खाना है, थाली है, वो भी सेम है। उसके अलावा हमारा संगीत के ऊपर जो प्रेम है, लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, वो भी इतने ही पॉपुलर जिनके वहां के उनके इंडस्ट्री के लोग हों। और अबव ऑल, ऑन द टॉप ऑफ दैट, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, वो है क्रिकेट। क्रिकेट के लिए दोनों देशों के लोग बहुत पागल है। मुझे ये कहने में बहुत खुशी हो रही है कि पाकिस्तान के जो जो युवा लोग हैं, जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, उनको बाबर आजम बोलो या फखरुर रहमान बोलो या अफरीदी जो है, उनसे ज्यादा उनको प्यार विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में या बुमराह के बारे में उनको ज्यादा दिलचस्पी है। मतलब दे आर ट्रीटिंग देम एज ए रोल मॉडल। तो अगर इतनी चीजें अगर दोनों के दरमियान कॉमन है, तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट अगर बनाना हो, तो उसमें कोई रुकावट आने की कोई संभावना है नहीं। वो बढ़ना चाहिए, लेकिन जो खबरदारी लेनी है कि भाई पीपल टू पीपल कांटेक्ट के बहाने उसका कोई अगर गलत किस्म के लोग अगर हिंदुस्तान में आ जाएंगे और कोई आतंकवादी छुटपुट घटना अगर होती है, तो उसका दोनों देशों का नुकसान होने वाला है, और फिर बहुत बड़ा सेटबैक लग सकता है। इसलिए आरएसएस की जो भूमिका है, उसका बहुत बड़ा लंबा सोचकर अपने को उसका स्वागत करना ही पड़ेगा। उसमें कोई दोहरा नहीं, कोई दूसरा कोई विचार है नहीं। और जल्दी से जल्दी अगर ये जो चीजें है, एमएफएन है, इंडस वाटर ट्रीटी है,
एलओसी के बारे में संघ का क्या विचार है, क्योंकि अमेरिका से जब मुझे मालूम है बिल क्लिंटन साहब थे, ओबामा थे, उस समय ऐसा विचार हो रहा था कि आज के दिन जो एलओसी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, वही रिकॉग्नाइज होनी चाहिए एंड दैट शुड बी ट्रीटेड एज ए फाइनल। इस प्रकार को कोई उस समय विचार जरूर आ रहा था, हालांकि उसने कोई ज्यादा फलस्वरूप लिए नहीं, बाद में वो विचार ऐसा ही छोड़ दिया गया। तो ये सब सारी बाकी की जो चीजें उसके ऊपर भी अगर आरएसएस अपनी भूमिका स्पष्ट करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा मेरा प्रिलिमिनरी व्यूज इसके बारे में। इसमें एक सवाल मेरा ये खड़ा होता है कि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज हेट, और वो कहते हैं कि माइनॉरिटी परसिक्यूशन है। US Commission on International Religious Freedom, USCIRF, RSS involved in acts of extreme violence and intolerance against members of minority groups for decades, जिसके बेसिस पर आपने बताया कि अब दत्तात्रेय होसबोले जो हैं वो लंदन, मध्य इंग्लैंड के रग्बी के 6 दिन वहां गए, चैथम हाउस गए, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी इन द सिटी ऑफ लंदन। उसके बाद जर्मनी का भी उन्होंने दौरा किया। वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने एक कंजर्वेटिव थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट के साथ भी चर्चा की। अप्रैल में अमेरिकन दौरे के बाद हौसबोले 2 महीने के लिए जर्मनी गए, जहां उन्होंने जर्मनी के नीति निर्धारक संस्थानों और भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इनमें बर्लिन स्थित विदेश नीति थिंक टैंक जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स, जो जर्मन सरकार को सलाह देता है, और कॉनराड एंड एडनायर फाउंडेशन शामिल थे, जो फाउंडेशन जर्मनी की मध्य दक्षिणपंथी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन से जुड़ा एक राजनीतिक फाउंडेशन है। आरएसएस का सपना दुनिया भर में दक्षिणपंथी रूढ़वादी संगठनों का एक नेटवर्क तैयार करना है। ये कुछ जो सेंटर टू लेफ्ट हैं या लेफ्ट पार्टीज के जो समर्थक हैं उनका ये कहना है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट के बाद ही ये दौरे क्यों किए जाते हैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर माइनॉरिटी परसिक्यूशन नहीं होता तो क्या भारत का रोल वेस्ट एशिया में ज्यादा बड़ा होता? क्योंकि हम लोग सार्क कंट्री के भी नुमाइंदे थे, हम ब्रिक्स के भी नुमाइंदे हैं। अभी आपने देखा एक जॉइंट मीटिंग थी ब्रिक्स की, फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसमें यूएई और ईरान के झगड़े को भारत सुलझा नहीं पाया, जबकि बिल्कुल। हम लोग ब्रिक्स की चेयर पर हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी वांट टू मेक रिलेशंस विद पाकिस्तान अगेन, बट देयर आर लॉट ऑफ बॉटलनेक्स which is which is basically infested by the domestic politics through which यस। 80-20 होता है, वोट्स की राजनीति होती है। तो ऐसे में आप दो चेहरे तो नहीं दिखा सकते कि डोमेस्टिक बिल्कुल। पॉलिटिक्स के लिए एक हिंदू रूढ़वादी चेहरा और वेस्टर्न के लिए आपका एक सेकुलर चेहरा, दोनों के बीच में डायक्टोमी है, उसको कैसे एड्रेस करेंगे? तो इसके इसके दरमियान एक डिफाइनिंग लाइन जो है वो इनको निकालनी पड़ेगी। अदरवाइज हम्म, जैसा आपने बोला डुप्लीकेटर स्टेटस आ जाएगा कि अंदरूनी मामले में एक अलग किस्म का रुख अपनाया जाता है और बाहरूनी मामले में अलग किस्म का रुख अपनाया जाता है। तो हम्म, अल्टीमेटली रूल ऑफ लॉ शुड प्रिवेल। और जो हम्म, हिंदुस्तान की जो इमेज है गए 12 सालों में, इसके बारे में बहुत गलतफहमियां प्रदेश में भी गई है, हिंदुस्तान में गई हुई है। और सरकार और पार्टी इसमें जो हम्म, लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, वाक़ई वो हम्म, है, ये बनाई गई है, ये आप मानते हैं कि नहीं और ये अपनाई गई है कि नहीं? और उसका पालन होता है कि नहीं? ये भी देखने की बहुत ज़रूरी है। और अगर लक्ष्मण रेखा का अगर पालन नहीं होता और सरकार और पार्टी इन पावर के दरमियान अगर कोई मतलब डिफाइनिंग मतलब सेपरेशन ऑफ लाइन नहीं है, तो यहाँ का जो लोकतंत्र है, उसके ऊपर बहुत कुछ सवाल पैदा हो सकते हैं और हो चुके भी हैं। तो डिफाइनिंग लाइन ये तो निकालनी बहुत ज़रूरी है और रवैया जो भी है वो सचमुच रवैया अपनाना पड़ेगा। डुप्लीकेट फेस नहीं हो सकता क्योंकि अपने हालात जो है, आर्थिक हालात जो है, वो इतने अच्छे नहीं है। इसकी वजह से अपने को अभी ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने पड़े हुए हैं। ₹3 कल पेट्रोल का दाम, डीज़ल का दाम भी बढ़ गया है। और अगर जो 2-4 दिनों में ऐसे लोगों का कहना है कि अभी ट्रम्प साहब का चीन का दौरा टोटल फेल हो गया है। उन्होंने सारे जो चीज़ वस्तु उनको भेज दिए गए, वो भी उन्होंने थ्रो करके अमेरिका वापस चले गए। तो संभवतः लोगों का ये ऐसा मानना है कि 2-4 दिनों में अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर बहुत बड़ा शिकंजा अपनाया जाएगा। अगर वैसा होता है तो भारत की जो इकोनॉमी है, जो फिलहाल बहुत खतरे में, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करूँ लेकिन बहुत नाजुक है परिस्थिति, वो बहुत कठिन हो सकती है। तो जो भी कोई पॉलिसी पॉलिसी अपनानी है, वो पॉलिसी टेकिंग इंटू अकाउंट अगले 10 साल या 20 साल में जो-जो कुछ होने वाला है,
और आखिर हमारे जो पड़ोसी जो है, लेकिन देख लिया है कि आज के दिन हमारे ना नेपाल के साथ अच्छे संबंध है, ना श्रीलंका के साथ है, बांग्लादेश के साथ अभी संबंध सुधरने की कोई उम्मीद है। दिनेश त्रिवेदी साहब को अभी हमारा एम्बेसडर भेजा है, वो बहुत अच्छी घटना है वो। मालदीव के साथ हमारे संबंध खराब हो चुके थे, श्रीलंका के खराब हो चुके और इसका फ़ायदा है, वो फ़ायदा चीन को मिलता रहा है, ये हम इसका इनकार नहीं कर सकते। तो अगर इंडिया के सारे ताल्लुकात अपने नेबर से पड़ोसी देशों के साथ अगर अच्छे रहे, तो चीन का जो यहाँ डिपेंडेंस है मतलब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, वो ज़रूर कम हो जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो भी चीज़ रहेगी, जो भी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, वो बहुत 10 या 20 या 30 साल का आगे की सोच के ही बनानी पड़ेगी और एक बहुत बड़ा आह्वान है रूलिंग पार्टी के ऊपर और उतना ही आह्वान अपोजिशन पार्टीज़ के ऊपर है क्योंकि जब फॉरेन पॉलिसी का जब सवाल आता है, तो अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी के दरमियान कोहेरेंस होनी चाहिए। ये ऐसा मानने वाला मैं हूँ। इसमें एक सवाल ये खड़ा होता है कि अ, अपने नेताओं को अमेरिका या अन्य देशों में भेजने के अलावा क्या आरएसएस के पास कोई विकल्प नहीं था? या फिर पाकिस्तान की बढ़ती जो इम्पोर्टेंस है, रोल ऑफ पाकिस्तान इन रिज़ॉल्विंग वेस्ट एशिया इश्यू बिकॉज़ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया, अमेरिका द्वारा उनको सपोर्ट किया जाता है, चाइना द्वारा उनको डिफेंस मैकेनिज़्म आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान मजबूत हुआ है। और भारत कहीं न कहीं कमज़ोर हुआ है क्योंकि भारत के साथ कोई खड़ा नहीं था। तुर्की बिल्कुल। के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो गए, वेस्ट एशिया में कई कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन खराब हो गए। तो ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा फ़ायदा तो पाकिस्तान को मिला क्योंकि उनको चाइना से उनको मदद बियॉन्ड मिली। विजुअल रेंज के मिसाइल्स भी मिले, उनको सैटेलाइट बैकिंग भी मिली और उनको वेपनाइज़ेशन प्रोग्राम में जो उनको शायद अगले 10 साल में मिलता, वो 1 साल में मिल गया। तो ये फ़ायदे उनको हुए। तो क्या बढ़ती पाकिस्तान की लोकप्रियता इसका मेन कारण है या फिर डैमेज कंट्रोल जिसमें प्रतिबंधों की चर्चा के खिलाफ एक जवाबी नैरेटिव पेश करे जाने की कवायद आरएसएस द्वारा की जा रही अभी जो आज का जो सिचुएशन है, वहाँ पाकिस्तान ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि ईरान और अमेरिका का जो जंग है, इसके बारे में पाकिस्तान ने जो रोल अपनाया हुआ है, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे जेडी वैंस, वो पाकिस्तान आ है। चुके हैं, हालाँकि उनकी सफल नहीं रही यात्रा वो। लेकिन उसके हुँ, पश्चात ज़्यादा जंग उभर नहीं आया हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो भूमिका है, इट हैज़ प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर द मीडिएशन प्रोसेस और हालाँकि भारत का तीनों देशों के साथ अच्छे ताल्लुकात है, ईरान के साथ भी था, अमेरिका और इज़राइल के साथ भी। तो अगर तीनों देशों के दरमियान हमारे अच्छे ताल्लुकात है, फिर भी उसके बिना वी आर जस्ट एक्टिंग एज़ अ स्पेक्टेटर। हालाँकि वी शुड हैव बीन एट अ सेंट्रल फिगर इन द नेगोशिएशंस विथ ऑल द 3 कंट्रीज़ हू आर पुट टू द वॉर। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो हमने मौका गँवा दिया है और आजकल जो पूरा मेंटल जो है, वो पाकिस्तान ने खींच लिया है और पाकिस्तान ने खींच लिया है और अहम भूमिका निभा रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लास्ट में आखिरी सवाल ये कहूँगा कि मिलिट्री फोर्स वर्सेस एनर्जी रिक्वायरमेंट अब जो भारत की है, वी आर एनर्जी डेफिसिट कंट्री। हमारे पास 107 दिन का रिजर्व था जो कि अब 90 दिन से कम कराया गया है। यूएई हमारे लिए रिजर्व बनाने के लिए तत्परता दिखा रहा है 30 मिलियन बैरल जो कि एक 7 दिन की एनर्जी रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है। एलएनजी, एलपीजी के लिए हम 40% डिपेंडेंट हैं। हॉर्मुज़ रूट पे 60% और यूएई पे 40%। अब बात ये आ जाती है कि क्या एनर्जी क्राइसिस के चलते अब मिलिट्री फोर्स हम नहीं यूज़ करना चाहते, इसीलिए सिविल सोसाइटी रूट, डिस्प्यूट थ्रू डिस्कशन, स्पोर्टिंग इवेंट एक डैमेज कंट्रोल क्या इसलिए भी माना जा सकता है कि एनर्जी सिक्योरिटी के वो माना चलते जाता है, उसमें कोई हमारे पास संदेह कोई नहीं है। ऑप्शन नहीं है? हुँ, यस, एक ही वो चारा है, बच गया है वो। हुँ, वो अगर हुँ। एक्सप्लॉइट करे और उसके फलस्वरूप अच्छे आए, तो दोनों मुल्कों का फ़ायदा होने वाला है, दोनों मुल्कों में जो लोग हैं, जो आबादी है, उनको भी फ़ायदा होने वाला है। ऐसा मानने वाला मैं एक दूसरा ऑपरेशन सिंदूर के चलते अखंड भारत की बात चल रही थी। अखंड भारत की बात तो खैर 2014 से चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के चलते क्या अब अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है, वो और मजबूत होगा या हल्का पड़ जाएगा नेशनलिज़्म के मामले में या अपने नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी के मामले में? मेरा ये कहना है कि अगर अखंड भारत की अगर आप संकल्पना आप छेड़ रहे हो मतलब आरएसएस, तो हुँ, ये अखंड भारत की संपदा अगर वास्तव में लानी है, तो पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी रख के बनाए हुए ये तुम कर नहीं सकते। पाकिस्तान के साथ तुम्हारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। भारत के हुँ, अफ़गान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है और अगर हुँ, भारत अगर अखंड भारत की भूमिका बनाना चाहता है, तो ये दोनों के दरमियान पाकिस्तान और अफ़गान के दरमियान भी भारत एक मीडिएशन कर सकता है क्योंकि दोनों के ताल्लुकात उतने अच्छे हैं नहीं।
तो इंडिया कैन वेरी वेल एक्ट एज ए मीडिएटर बिटवीन अफगान एंड पाकिस्तान एज वेल। और भारत के अखंड भारत का जो ख्वाब है आरएसएस का, जो उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, अफगानिस्तान भी शामिल है। आखिर कंधार जो है वो इट इज कॉल्ड एज ए गांधार इन द महाभारत ईरा वगैरह, ऐसी बातें हो रही है हमेशा। तो मेरे कहने का मकसद है, अगर आपको अखंड भारत आप मानते हो, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान आपके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं आ सकता। और वो होने के लिए जितना भी करना पड़े, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नेशन सिक्योरिटी फर्स्ट, ये अगर अपना धोरण अपनाए हिंदुस्तान, तो ही ये अखंड भारत का स्वप्न जो आरएसएस का है वो पूरा कर सकेंगे। वरना पाकिस्तान के साथ हॉस्टिलिटी रख के वो अखंड भारत का उनका सपना बिल्कुल पूरा होने वाला नहीं है। ऐसा मैं मानने आपने वाला हूँ। जी, जी, जी। आपने बताया कि यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स एस पॉल कपूर या repatriated artifacts worth $2.1 million back to the Pakistan because they were smuggled in the wrong way. मतलब कि ये 23 मिलियन के एंटीक्स हैं, 514 एंटीक्स हैं। ये आइटम सीज हुए थे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, और उसके बाद उसमें बुद्धा पादा है, उसमें गांधर्वा के डिपिक्शंस हैं, बुद्धिस्ट फिगराइंस हैं, महारगढ़ टेराकोटा फिगराइंस हैं, डेटिंग बैक टू 3500 टू 2600 बीसीई। यस, तो यस, ये जो कल्चरल या सांस्कृतिक धरोहर है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, क्या वो भारत को एक कर सकता है? बिल्कुल। क्योंकि वो जो आपने अभी पिक्चर दिखा है वो कल के डॉन अखबार का है, कराची में जो पब्लिश होता है, उसमें कल के एडिशन में आ चुकी है वो खबर। और पाकिस्तान से जो मोहनजोदड़ो है, और जो इंडस सिविलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, वहां से जितनी भी चीजें स्मगल हो चुकी थी और अमेरिका में गई थी, वो वापस ला रही है। और आज के दिन पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम होने के बावजूद भी, अगर वो ऐसी बुद्धिस्ट चीजें आर्टिफैक्ट्स अगर लाते हैं और उसके ऊपर वो गौर करते हैं, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है ये। बिकॉज दे आर रिकॉग्नाइजिंग दैट यस, देयर सिंध प्रांत, once upon the time it was a Buddhist culture or Hindu culture was there. It's a good recognition. So I'm welcoming such kind of efforts made by Pakistan to bring back those artifacts from America or whichever part of the world. It's a एंड very applauding thing. जाहिर तौर पर ये सब चीजें भारत के साथ भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में जो भी हो रहा है उसमें फायदा बाहर वाले ले रहे हैं, चाहे बिल्कुल, वो महाशक्तियां हो, चाहे वो G3 हो या G7 हो या G15 हो या G20 हो। भारत और पाकिस्तान की सभ्यता एक है, पर उस सभ्यता को पॉलिटिकल कंपल्शंस जो हैं या पॉलिटिकल डिफरेंसेस वो इसलिए अराइज हो जाते हैं कि वोट बैंक की राजनीति जब शुरू होती है एक एक्टिव डेमोक्रेसी में, वो फिर वोट बैंक का सिस्टम बन जाती है, जिसकी वजह से देशों में दुश्मनियां हो जाती हैं। सभ्यता एक है, लोग एक हैं। एक बड़ा विचार, एक बड़ा मंच इनको एक साथ लेके आ सकता है। आज की परिचर्चा में शामिल होने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गणेश सोवनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक नमस्कार, यू वेरी मच। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक